ये वीडियो चूतिया लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल होने वाला है, तो प्लीज अपने रिस्क पर देखना। अटैक ऑन टाइटन की इंटायर स्टोरी वन पीस वर्ल्ड के रैंडम आइलैंड्स की डेली लाइफ है। ये है मेरी इनिशियल थॉट अबाउट कंपैरिजन ऑफ एओटी एंड वन पीस। अब जो दिमाग से पैदल लोग इस बात से ऑफेंड हो चुके हैं वो इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। आई डोंट केयर अबाउट यू, नो वन डज, क्योंकि मेरे पास में पेशेंस और कैपेबिलिटी नहीं है तुम लोगों को समझा सकने की कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पर अगर तुम्हें खुले दिमाग से ये जानने में इंटरेस्ट है कि मैंने ऐसा क्यों कहा तो तुम्हें ये वीडियो पूरा जरूर देखना चाहिए। यू गोइंग टू लाइक इट। तो पिछले कुछ दिनों से ना चाहते हुए भी मैंने एओटी और वन पीस के काफी ज्यादा कंपैरिजन वीडियोस देख डाले हैं, जिसमें कई सारे दिमाग से पैदल लोगों ने ये पॉइंट रखने की कोशिश की कि अटैक ऑन टाइटन की दुनिया वन पीस की दुनिया के कंपैरिजन में ज्यादा डार्क और डेंजरस है, और एओटी की स्टोरी वन पीस की स्टोरी के कंपैरिजन में ज्यादा इंट्रिकेटली डिजाइंड है। एक सेकंड, इंट्रिकेट का मतलब पता है ना? नहीं पता तो ये रहा, बैक टू वीडियो। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि लोगों का मानना है कि एओटी की स्टोरी ज्यादा डार्क और इंट्रिकेट है वन पीस के मुकाबले, और मैं इस बात पे एग्री और डिसएग्री दोनों करता हूँ, क्योंकि इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता है कि Attack on Titan is one of the greatest anime ever created, and it definitely deserves the hype. Unlike other series, fuck you Naruto. ये जोक मारना बंद करना पड़ेगा यार। देखो, मैं ये मानता हूँ कि वन पीस में एओटी के कंपैरिजन में गोर और खून खराबा इतना क्लियरली नहीं दिखाया गया है, जो कि उसके शोनेन एनिमे होने की वजह से समझ में आता भी है। पर मैं ये नहीं मान सकता हूँ कि वन पीस की स्टोरी इंट्रिकेट और इंटरेस्टिंग नहीं है। वो स्टोरी जो कि 2 डेकेड से भी ज्यादा समय से चली आ रही है बिना किसी प्लॉट होल के, बिकॉज ओडा नेवर फॉरगेट्स। और अगर तुम इस बात को डिनाई कर रहे हो तो तुम्हारे लिए मेरे पास सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, क्या तुम मुझे अपने डीलर का नंबर दे सकते हो? क्योंकि जिस तरीके का नशा तुम कर रहे हो वो तो डिवाइन ही होगा। देखो, वन पीस एनिमे ने कई सारी चीजें क्लियरली नहीं दिखाई है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वन पीस कोई रेनबो सनीशाइन फेरी वर्ल्ड है। इट्स कंटेन डार्कनेस मोर देन यू कैन थिंक ऑफ। देखो, इसमें लोगों की गलती नहीं है कि उन्हें ये समझ में नहीं आता है कि वन पीस कितना डार्क एनिमे है, क्योंकि ज्यादातर लोग सिर्फ उतना ही देख पाते हैं जितना उन्हें दिखाया जाता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही है। जैसे कि मैं तुम्हारी खोपड़ी पे गन रख के तुम्हें शूट कर दूं पर तुम्हारी बॉडी या खून को ना दिखाऊं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मरे नहीं हो। यू आर डेफिनेटली डेड। या फिर वॉर में बच्चों की लाशें पड़ी हैं पर उन्हें मरते हुए नहीं दिखाया गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो वहां पे अपने आप ही मर गए थे, किसी ने उन्हें मारा ही होगा। और यही है कंपैरिजन वन पीस और एओटी में। एओटी डार्कनेस को एग्जैचुरेट करके शो करता है, चीजें खतरनाक हैं पर उतनी नहीं जितनी उसे शो की जाती हैं, जबकि वन पीस बहुत ही हाईली डिस्टर्बिंग चीजों को भी बहुत ही नॉर्मल वे में दिखाता है, क्योंकि वन पीस का वर्ल्ड ऐसी हॉरिफाइंग और डिस्टर्बिंग चीजों से भरा हुआ है कि एक आध इंसिडेंट्स की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। देखो, मुझे पता है कि तुम में से कई सारे चूतिए कमेंट्स में ये ज्ञान पेलने की जरूर कोशिश करेंगे कि मैं इन 2 डिफरेंट जॉनरास की सीरीज को आपस में कंपेयर क्यों कर रहा हूँ। क्या मैं इन 2 मास्टरपीसेस को सिंपली बिना कंपेयर किए एंजॉय नहीं कर सकता हूँ, या फिर मैं सिर्फ इन दोनों को ही आपस में कंपेयर क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे अगर सिर्फ खून खराबा, गुड स्टोरी या फिर डेंजरस वर्ल्ड को ही कंपेयर करना है तो मैं बिजर्क, वन पंच मैन, विनलैंड सागा या ड्रैगन बॉल जैसी सीरीज को भी इनसे कंपेयर कर सकता हूँ। दे ऑल आर मास्टरपीस। तो तुम्हारे लिए मेरा सिर्फ एक ही जवाब है, आओ जाके और बात सुनो। कंपैरिजन इज फन एंड दैट्स व्हाई आई एम सो फनी गाय, मे बी, आई थिंक। देखो, कई लोग कंपैरिजन को एज अ नेगेटिव वे में लेते हैं, जिसकी वजह ये होती है कि या तो उन्हें कभी ना कभी नेगेटिव वे में कंपेयर किया गया होता है, या फिर वो खुद ही हर चीज को नेगेटिव वे में कंपेयर करते हैं। बट कंपैरिजन इज नॉट अ नेगेटिव थिंग, और कंपैरिजन में ये भी जरूरी नहीं है कि 2 चीजें आपस में सिमिलर हो तभी उन्हें कंपेयर किया जा सकता है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो लोग चेहरे को मून से कंपेयर नहीं करते। दे हैव नथिंग कॉमन। देखो, अगर तुम एनिमे फैन हो और तुमने अपनी फेवरेट सीरीज को आपस में कभी कंपेयर नहीं किया है तो इसका यही मतलब है कि या तो तुम्हारे पास में उसे कंपेयर करने की इनफ नॉलेज नहीं है, या तो तुम सीरीज को सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए देखते हो और देखने के बाद में भूल जाते हो। यू गेन नथिंग आउट ऑफ इट। एनिमे एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है, बट नॉट जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट। एनिमे की कॉम्प्लिकेटेड और इंट्रिकेटली डिजाइन स्टोरीज हम लोगों को लाइफ को देखने का एक नया पर्सपेक्टिव देती हैं, और जब बात वन पीस और एओटी जैसे मास्टरपीसेस की हो रही हो तो उन्हें आपस में कंपेयर करना ही उनके डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को समझने का सबसे अच्छा तरीका है। देखो, लोग मानते हैं कि वन पीस और एओटी 2 डिफरेंट जॉनरास की 2 डिफरेंट सीरीज हैं जिनमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है, पर मुझे ऐसा नहीं लगता है। They are much similar than you can think of। जैसे कि दोनों स्टोरीज का प्रेमिस, अ बॉय हु वांट्स टू बी फ्री, जिसे अपनी पावर किसी चीज को खाने से मिली है, एक ऑपरेसिंग गवर्नमेंट जो एक तरीके के लोगों को सपोर्ट करती है और बाकी लोगों को डिस्क्रिमिनेट, एक ऐसा किंग जिसने दुनिया की ट्रू हिस्ट्री को लोगों के दिमाग से ही मिटा दिया, हजारों साल पहले हुई वॉर जिसका दुनिया खामियाजा भुगत रही है, और आने वाली वॉर जो दुनिया को हिला के रख देगी, लिटरली और मेटाफोरिकली। दे आर नॉट जस्ट सिमिलर, दे आर 2 डिफरेंट साइड ऑफ द सेम कॉइन। एक्चुअल में वन पीस और एओटी की स्टोरी 2 डिफरेंट स्टोरी नहीं बल्कि एक सिमिलर स्टोरी है 2 डिफरेंट पर्सपेक्टिव और माइंडसेट्स की। बट डोंट गेट ट्विस्टेड, मैंने इन्हें सिमिलर कहा है और इनमें कई सारी सिमिलरिटीज हैं भी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इसमें सारी सिमिलरिटीज ही ढूंढने बैठ जाओ, और ना ही ये एक दूसरे की कॉपी है। दे आर यूनिक स्टोरीज। मैंने इन्हें सिमिलर मेटाफोरिकल वे में कहा
रहा है, क्योंकि ये स्टोरीज अपने अपने तरीके से सेम मैसेज ही कन्वे करना चाह रही हैं और यही वजह है कि मैं इन दोनों स्टोरीज को कंपेयर कर रहा हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुम में से कोई भी बुद्धिमान इंसान जो अपने आप को एओटी या वन पीस का एक्सपर्ट समझता हो, क्या मुझे ये बता सकता है कि वन पीस और एओटी की स्टोरी का एक्चुअल पॉइंट क्या था? और अगर नहीं तो बेकार के कमेंट्स करके मेरा टाइम मत वेस्ट करना। हाँ, अगर तुम्हारे पास में कोई क्वेश्चन या थ्योरी हो तो वो पूछ सकते हो। सो बैक टू टॉपिक। तो एक्चुअल में एओटी की स्टोरी का पॉइंट क्या था? क्या वो अपने फादर को पास्ट में जाकर मैनिपुलेट करके एक इंटायर फैमिली को स्लॉटर करवाना था, या फिर दुनिया की 80% पॉपुलेशन को नंगे जायंट्स की आर्मी के पैरों के नीचे कुचलवा देना? हे, डोंट बी सीरियस, आई एम जस्ट किडिंग। अगर तुम लोगों ने एओटी और वन पीस को कायदे से देखा है तो तुम्हें ये तो पता ही होगा कि एरन और लूफी के ड्रीम लगभग सिमिलर ही थे। दोनों ही फ्रीडम चाहते थे, पर वर्ल्ड उस फ्रीडम को छीनना चाहता है। वॉर, रेसिज्म, डिस्क्रिमिनेशन तुम्हारे ड्रीम्स को ट्विस्ट करके तुम्हें चेंज करता है। और एरन एंड लूफी की स्टोरी इस चेंज के दो डिफरेंट आउटकम को रिप्रेजेंट करती है। पहला आउटकम जिसे दुनिया ने चेंज कर दिया और दूसरा जिसने दुनिया को चेंज कर दिया, या पहला जिसे दुनिया ने हरा दिया और दूसरा जिसने दुनिया को हरा दिया। तो क्या बता सकते हो कि कौन जीता और कौन हारा? वैसे आंसर ऑब्वियस है, एरन इज द लूजर। और जैसा कि कैप्टन लीवाई कहते हैं, He did exactly that। देखो, एरन ने दुनिया को तबाह कर डाला तो इसका मतलब ये नहीं है कि एरन जीत गया। दुनिया उसे बर्बाद करना चाहती थी या फिर जो बनाना चाहती थी, he became that। और यही दुनिया की जीत थी। वर्ल्ड की क्रूरटी ने उसे अपने ड्रीम्स को गिव अप करने पे मजबूर कर दिया। He became that what he despised the most, a tyrant। जिसने दुनिया को सेक्रीफाइस कर दिया अपने गोल को अचीव करने के लिए। और वो गोल क्या था पता है? रिवेंज। और सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि किसी और का भी। जिन्हें पता है उन्हें पता है। सिर्फ कुछ लोगों ने उससे उसकी फैमिली और आजादी छीनी थी। और उसने क्या किया? उसकी सजा पूरी दुनिया को दे डाली। He robbed everyone of their happiness and life। और प्लीज मुझे ये बताने मत आ जाना कि नहीं, उसने रिवेंज के लिए नहीं बल्कि अपने फ्रेंड और आइलैंड को बचाने के लिए 80% पॉपुलेशन को मिट्टी में मिला दिया। जेनोसाइड इज नॉट द ऑप्शन ऑफ सॉल्विंग एनी कॉन्फ्लिक्ट। और अगर तुम्हें ये समझ में नहीं आया था तो तुमने सीरीज को सिर्फ चूतियों की तरह देखा है, समझा नहीं। वर्ल्ड की क्रूरटी ने एरन की स्पिरिट को ब्रोक कर दिया था, जो कि उसने एंडिंग में एक्सेप्ट भी किया था कि वो ये करना नहीं चाहता था। और इसी वजह से लूफी इज द विनर। वर्ल्ड की क्रूरटी भी उसकी स्पिरिट को ब्रोक नहीं कर पाई। लूफी ने बचपन से ही वर्ल्ड की क्रूरटी को देखा है। उस दुनिया ने जिसने उसके दोनों भाइयों को उससे छीन लिया था, द ओनली फैमिली ही हैड, उसने कभी उस दुनिया से बदला लेने की कोशिश नहीं की और ना ही वो बुरा बना। हाँ, मुझे पता है साबो जिंदा है, पर उसे नहीं पता था बहुत समय तक। He just followed his dream। देखो, नारुतो सीरीज का एक बहुत ही अच्छा लाइफ लेसन था कि हेट्रेड की साइकिल को हेट्रेड से खत्म नहीं किया जा सकता है। हेट्रेड ओनली क्रिएट्स हेट्रेड। यानी आंख के बदले आंख लोगे तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। बदला लेना किसी भी चीज का सोल्यूशन नहीं है, बिकॉज यू हैव नो एनिमीज। और वन पीस ने इसे सबसे बेस्ट तरीके से दिखाया है। वहीं पर एओटी ने दिखाया है कि अगर तुम बदला लेते हो तो क्या होगा। तो ये कुछ ज्यादा ही सीरियस टोन हो गई, चलो इसे नॉर्मल करते हैं। तो देखो, मैंने तुम लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है इन दोनों सीरीज के पॉइंट्स को समझने के लिए। और अगर तुम लोग पॉइंट्स को समझ गए हो तो मुझे जरूर बताना। आई लाइक नोइंग डिफरेंट पीपल्स पर्सपेक्टिव्स। पर उससे पहले मुझे अभी भी इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि कौन सा वर्ल्ड ज्यादा डेंजरस है और किसकी स्टोरी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो अगर खतरों की बात की जाए तो अटैक ऑन टाइटन के खतरे लगभग वैसे ही हैं जैसे कि हम लोगों की नॉर्मल दुनिया के खतरे हैं, सिवाय एक चीज के, और वो है टाइटन्स, चलते फिरते नंगे से भद्दी शक्ल वाले जाइगेंटिक मॉन्स्टर्स, जिन्हें देखते ही या तो तुम उल्टी कर दोगे या फिर शीशे में खुद को कभी नंगा नहीं देख पाओगे। तो अटैक ऑन टाइटन की हिस्ट्री के अकॉर्डिंग टाइटन्स उनकी दुनिया में लगभग 2000 साल पहले अपीयर हुए थे, जब ymir नाम की एक स्लेव गर्ल जंगल में अपनी जान बचाते हुए एक पेड़ के अंदर बने पॉन्ड में गिर जाती है, जहां पर वो एक मिस्टीरियस क्रीचर के कांटेक्ट में आकर पहली बार टाइटन में ट्रांसफॉर्म होती है और फिर उसने ही सारे टाइटन्स को क्रिएट किया। तो सीरीज की शुरुआत में हर किसी को यही लगता था कि दुनिया के सारे लोगों को टाइटन्स ने खा लिया है और वॉल के अंदर जितने भी इंसान बचे हैं वही दुनिया के आखिरी ह्यूमन सर्वाइवर्स हैं। पर जैसे जैसे सीरीज प्रोग्रेस करती है हम लोगों को पता चलता है कि दूसरे इंसान भी एग्जिस्ट करते हैं और टाइटन्स दुनिया का सबसे बड़ा खतरा नहीं है, एटलीस्ट डेंजर लेवल में, बल्कि इंसानों की ग्रीड, वॉर और रेसिज्म है, जिसकी वजह भी 2000 साल पुराना रेसिज्म और वॉर ही थी। तो देखो, अब मैं कुछ कंट्रोवर्शियल बोलने वाला हूं तो प्रिपेयर हो जाओ। अगर रियलिस्टिकली देखा जाए तो एक्चुअल में अटैक ऑन टाइटन की दुनिया वन पीस की दुनिया को तो छोड़ दो, हम लोगों की नॉर्मल दुनिया से भी ज्यादा खतरनाक नहीं है। हो, अब मैं अपने कमेंट सेक्शन को आग में जलता हुआ देख रहा हूँ, क्योंकि इसका रीजन ये है कि स्पेशल इवेंट जैसे रंबलिंग को छोड़ दिया जाए तो अटैक ऑन टाइटन की दुनिया में ऐसा कोई भी खतरा एग्जिस्ट नहीं करता है जो कि पूरे वर्ल्ड को खत्म कर सके। और एक्चुअल में रंबलिंग भी उतनी खतरनाक नहीं है जितना कि एक न्यूक्लियर मिसाइल, जिससे एक सन की मोटा और चूतिया बुढ़ा भी रातों रात दुनिया को गायब कर सकता है। यहाँ तक कि रंबलिंग से पहले एओटी का वर्ल्ड काफी पीसफुल था, सिवाय वॉर्स को छोड़ दिया जाए जो कि हम लोगों की दुनिया में भी फेयरली कॉमन है। और रंबलिंग भी अवॉइड की जा सकती थी अगर दुनिया सिर्फ अपने काम से काम रखती। लेकिन अगर बात की जाए वन पीस वर्ल्ड की तो
तो इट्स इंटायरली डिफरेंट थिंग। हम लोगों की नॉर्मल दुनिया और एओटी के सारे खतरों को अगर मिला भी दिया जाए तो भी वो वन पीस की दुनिया के खतरों के आसपास भी नहीं आते हैं। वॉर, रेसिज्म, जेनोसाइड, चाइल्ड एक्सपेरिमेंटेशन, वो सारी बुरी चीजें जो तुम सोच सकते हो वन पीस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हैं, वो भी मच लार्जर स्केल में। जेनोसाइड, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और स्लेवरी को तो गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। वन पीस वर्ल्ड में टाइटन से बड़े और डेंजर्स तो सिर्फ इंसान हैं, और अगर इंसानों को भी छोड़ दिया जाए तो जायंट्स हैं, और अगर जायंट्स को भी छोड़ दिया जाए तो है सी किंग्स, माउंटेन व्हेल्स, एक्चुअल मॉन्स्टर्स जो कि इंटायर आइलैंड्स तक को निगल जाते हैं। और अगर बात करें दुनिया को तबाह कर सकने वाले न्यूक्लियर वेपन्स की, तो एंशिएंट वेपन्स की स्टोरी और पावर्स पर तो ध्यान ही मत दो, सिर्फ कुछ डेविल फ्रूट यूजर्स ही काफी हैं। और ये बात कितनी खतरनाक है इसका तो तुम्हें अंदाजा भी नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसा है कि दुनिया के हर चूतिया इंसान के पास में न्यूक्लियर बॉम्ब हो। जैसे कि इसका एग्जांपल ले लो एडवर्ड वीवल, व्हाइट बियर्ड का सन, जो कि इतना ही चूतिया है जितना वो स्ट्रॉन्ग है। सोचो अगर गलती से उसके पास में गुरा गुरा नोमी आ जाता तो दुनिया का तो अंत रातों रात हो जाता। तो चलो आगे बात करते हैं। तो मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि अटैक ऑन टाइटन की इंटायर स्टोरी वन पीस वर्ल्ड के किसी रैंडम आइलैंड की डेली लाइफ है। तो उस समय मैं एओटी की बेइज्जती नहीं बल्कि वन पीस के कुछ रैंडम आइलैंड्स का रेफरेंस दे रहा था, जिनकी बैक स्टोरी में अपनी खुद की इंटायर सीरीज बनने का पोटेंशियल था। और उसमें सबसे पहला आइलैंड था टकीला वुल्फ। ये वही आइलैंड था जिसमें कुमा ने रॉबिन को भेजा था साबाओडी से, जो कि एक मैसिव कंस्ट्रक्शन साइट थी ओशन पे ब्रिज बनाने की, जिसका काम 700 साल से चल रहा था, जिसके वर्कर्स वर्ल्ड गवर्नमेंट के प्रिजनर्स और उन कंट्रीज के सिटीजन थे जिन्होंने वर्ल्ड गवर्नमेंट की अलायंस को एक्सेप्ट नहीं किया था। वो भी एवरी सिंगल वन, बूढ़े हो या बच्चे, डजंट मैटर, जिन्हें वहां पे 24 घंटे काम करना पड़ता था, दिन हो या रात। वो भी तब तक जब तक वो एग्जॉक्शन की वजह से कोलैप्स ना कर जाएं। एक्चुअल में ये लोग वर्कर्स नहीं बल्कि स्लेव्स थे, जिनमें से कई लोग तो वहां पे कई जनरेशन से रह रहे थे, जिन्होंने कभी बाहर की दुनिया ही नहीं देखी। और मेरे हिसाब से स्लेवरी की इससे भयानक कहानी कहीं एग्जिस्ट नहीं करती होगी। और तुम्हारी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि ये आइलैंड ईस्ट ब्लू में था। हाँ, ईस्ट ब्लू, जिसे हम लोग वन पीस वर्ल्ड की सबसे पीसफुल सी कहते हैं। तो ये तो सिर्फ इमेजिन ही किया जा सकता है कि बाकी सीज कैसी होंगी। अगर अदर सी और कंट्रीज की बात कर ही रहे हैं तो बात करते हैं अपने सेकेंड आइलैंड की, फ्लेविंस, ऑल्सो नोन एज व्हाइट सिटी। एक्चुअल में ये कोई आइलैंड नहीं बल्कि एक नेमलेस आइलैंड पे एग्जिस्ट एक कंट्री थी, जहां पर वन पीस सीरीज के फैंस का वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर ट्रफाल्गर डीप वाटर लॉ पैदा हुआ था। और अगर तुम लोग वन पीस फैन हो तो मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये कंट्री कितनी फक्ड अप तरीके से बर्बाद हुई है, पर जिन्होंने वन पीस को नहीं देखा है उनके लिए स्पॉइलर वार्निंग। एक्चुअल में ये कंट्री एक माइनिंग कंट्री थी जो कि एक खास तरीके का केमिकल एम्बर लेड, ऑल्सो नोन एज व्हाइट लेड, प्रोड्यूस करती थी। ये केमिकल कई सारी चीजों को व्हाइट पेंट करने में काम आता था, जैसे कि पॉटरी, वॉल, मेकअप एटसेट्रा, जिसकी वजह से ये काफी महंगा बिकता था। लेकिन ये केमिकल पॉइजनस था जो कि आम सिटीजन्स नहीं जानते थे, जबकि वर्ल्ड गवर्नमेंट और उस कंट्री की रॉयल फैमिली को ये बात 100 साल पहले से पता थी। पर उस केमिकल से होने वाले प्रॉफिट और अपनी ग्रीड के कारण उन लोगों ने ये बात आम सिटीजन से छुपाए रखी। और जब तक लोगों को ये बात पता चली तब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि इस केमिकल के इतने लॉन्ग टर्म एक्सपोजर की वजह से लोगों का लाइफ स्पैन हर जनरेशन के साथ में शॉर्टन होता चला गया था। वो भी इस हद तक कि कई बच्चे तो अपनी टीनेज एज में भी नहीं पहुंच पाते थे। पर जब लोगों को ये बात पता चली तो उनके आउटरीच की वजह से रॉयल फैमिली कंट्री छोड़कर भाग गई। वैसे तो ये डिजीज नॉन कंटीजियस थी जो कि एम्बर लेड के लॉन्ग टर्म एक्सपोजर की वजह से हुई थी, पर फ्लेविंस की नेबरिंग कंट्रीज को ये लगा कि ये बीमारी कंटेजियस है, तो उन लोगों ने वही किया जो दुनिया की हर घटिया कंट्री कर सकती है, यानी कि उस कंट्री को इन्वेड करके वहां के सारे सिटीजन्स को मार डालना विदाउट एनी एक्सेप्शन, बूढ़े हो या बच्चे, बीमार हो या नहीं, डजंट मैटर। और इस जेनोसाइड का सिर्फ एक ही सर्वाइवर था, लॉ, जो कि अपनी फैमिली फ्रेंड्स की लाशों में छुपता छुपाता कंट्री से बाहर निकल पाया था। और मुझे नहीं लगता है कि एज अ चाइल्ड किसी ने इससे बदतर चीज देखी होगी अपनी लाइफ में। और ये कोई एक दो इंस्टेंस नहीं है, वन पीस सीरीज ऐसे कई सारे इंस्टेंस से भरी हुई है। चलो बहुत हुई वन पीस की बात करते हैं एओटी की। देखो एओटी बहुत अच्छी सीरीज है, पर प्रॉब्लम्स तो उसमें भी हैं। और मेरी अटैक ऑन टाइटन से सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब ये एक नॉन सुपरनैचुरल वर्ल्ड है, यानी जहां पर सुपर पावर्स एग्जिस्ट नहीं करती हैं, तो फिर टाइटन्स क्या हैं, या फिर मोर स्पेसिफिकली कि वो क्रीचर क्या था जिससे यमियर पहली बार टाइटन में ट्रांसफॉर्म हुई थी। देखो सीरीज ने इसे बताने की कोशिश की थी कि इट्स अ सोर्स ऑफ ऑल लिविंग मैटर, जो कि सम सॉर्ट ऑफ लाइफ की रिप्रेजेंटेशन है। पर इसका मतलब क्या है, सीरीज ने इसे कभी एक्सप्लेन नहीं किया कि क्या उसने ही लाइफ क्रिएट की है या फिर वो सुपर पावर ऐसे कैसे दे सकता है, वो भी टाइम और स्पेस को कंट्रोल कर सकने की। हाउ इज दिस इवन पॉसिबल?
वो क्रीचर जो कि इंटायर सीरीज की सारी प्रॉब्लम्स की जड़ था, वो क्या था और क्यों आया था, इसका कोई जवाब हम लोगों को नहीं मिला है। तो एक रैशनल इंसान तो सिर्फ एक ही कंक्लूजन निकाल सकता है कि इट्स अ प्लॉट डिवाइस, जो कि स्टोरी को आगे बढ़ाने के लिए बिना किसी एक्सप्लेनेशन के बस वहां पे प्रकट हो गया था। और रही बात एंडिंग की, तो इट्स ग्रेट, एटलीस्ट मांगा वाली। ओरिजिनल का पता नहीं, और एनिमे का क्या होगा वो देखा जाएगा जब मापा 2000 साल बाद रंबलिंग एंड कर देगा। पर मैं ये बात ओडा सेंसे के लिए नहीं कहूंगा, क्योंकि आई डोंट वांट टू वन पीस एवर एंड। सो दैट्स इट, ये थे मेरे ओपिनियन। तुम्हें लगे ना लगे, पर आई लाइक बोथ सीरीज। तुम लोग अपना अपना डिसाइड कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।